हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारे सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वांट ऑफ गुणांक। ठीक है ना? वांट ऑफ गुणांक। देखो बच्चों, वांट ऑफ गुणांक ना वो अणुसंख्यक गुणधर्म उस पर डिपेंड करता है। अगर वांट ऑफ गुणांक को समझना है तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म वो 4 पढ़ाए थे ना, उनको समझना बहुत आवश्यक है। वो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है ना? परासंदा पढ़ा दिया, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक अवनमन, ठीक है, वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों। बच्चों ये वांट ऑफ गुणांक है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है, क्योंकि वांट ऑफ गुणांक इस पे डिपेंड कर रहा है, इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर या चारों अणुसंख्यक गुणधर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आपको चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म आना चाहिए या समझ आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चे, वांट ऑफ गुणांक से डरते भी हैं। ठीक है, बट डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा, सिंपल तरीके से। ठीक है, आपको ये अगर वीडियो देख ली तो आपको वांट ऑफ गुणांक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। देखो बच्चों, वांट ऑफ गुणांक आज का हमारा टॉपिक है। वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ फैक्टर। देखो बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने से पहले आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, 4 अणुसंख्य गुणधर्म याद दिला देता हूं। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या गुणधर्म वो याद दिला देता हूँ। वीडियो फास्ट मत करना बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसमें। आप सोचो कि हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है तो हम थोड़ा देर कर लेंगे, थोड़ी देर पहले। ठीक है ना? देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी आपको। देखो, पहला कौन सा था बच्चों? हमारा पहला है वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना? वो किसके बराबर था? मोल अंश के। व्हाट इज दिस एक्स बी? एक्स बी क्या है? विलय के मोल, ठीक है, बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है बच्चों, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमारी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना? डेल टीबी इक्वल टू केबी स्मॉल एम। व्हाट इज दिस स्मॉल एम? मोललता। क्या था? विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, और विलायक का द्रव्यमान काई में, केजी में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बच्चों हमारी हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको के एफ स्मॉल एम, एम बराबर क्या था? विलय के मोल संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन
विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बच्चों हमारी परावर्तन दाब। पाई बराबर स्मॉल एम आर टी। व्हाट इज दिस एम? एम मतलब मोलरता, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, और विलियन का आयतन, काई में, लीटर में। ठीक है बच्चों, मेरा पढ़ाने का ये उद्देश्य था। इनको मैंने क्यों पढ़ाया? मैं आपको फील देना चाहता था बच्चों। मैं आपको बताना चाहता था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती ना, या अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, उन पर निर्भर कर रहा है। कैसे? देखो बात समझो। जैसे विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इधर आ जाता हूं। जैसे विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी, परावर्तन दाब बढ़ेगा। विलय के मोलों की संख्या बढ़ी, ये बढ़ा। विलय के मोलों की संख्या बढ़ी तो अपना क्वथनांक में उन्नयन बढ़ा। विलय के मोलों की संख्या बढ़ी, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प बढ़ा, वाष्प का आपेक्षिक अवनमन बढ़ा। ठीक है ना। अब अच्छा कोई बोलेगा कि विलय के मोल यहाँ पर, विलय के मोल यहाँ पर भी है, तो कैसे? तो बच्चों बात समझो। हमने बात करी थी जब भी वाष्प में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया था, ये राउल्स लॉ पढ़ाया था, तब मैंने तनु विलयन की बात करी थी, लिक्विड डाइल्यूट सॉल्यूशन की, पाई के डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करी थी तनु विलयन में। तनु विलयन की बात करी थी। ठीक है बच्चों, तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन में क्या होता है बच्चों? जो उसमें सॉल्यूशन होता है ना, उसमें विलायक की मात्रा बढ़ती जाती है, विलायक की मात्रा बढ़ती जाती है और विलय के मोलों की संख्या कम हो जाती है। मतलब विलय के मोल हम नगण्य मान लेते हैं उस टाइम, क्योंकि विलायक का आयतन या द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, विलायक की मात्रा बढ़ती जा रही है तनु विलयन में। ठीक है ना, इसलिए हम उसको विलय के मोलों की संख्या को नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे फॉर्मूला क्या बनता है नया? विलय के मोल अपॉन विलायक का ठीक है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है तनु विलयन के लिए, विलय के मोल अपन विलायक के मोल। ठीक है ना। विलय के मोल जितने बढ़ेंगे, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प बढ़ेगा। वाष्प कभी नहीं बढ़ेगा, ये गलती मत करना, वाष्प कभी नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वाष्प में आपेक्षिक अवनमन का मान बढ़ेगा। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सब वाष्प ना, वाष्प नहीं, वाष्प में आपेक्षिक अवनमन का मान बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो अपने ने जितना ही बात किया था अभी तक, अपने ने क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है ना, अपने जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स किए, वो सब क्या थे? अविद्युत अपघट्य। कौन से अविद्युत अपघट्य थे? जैसे बात करें ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज और अपना यूरिया। ठीक है। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो अपने आयनों में डिवाइड हो जाए। विद्युत अपघट्य क्या होता है? अपने आयनों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। हमने पहले क्या बात कही थी? अविद्युत अपघट्य की, जो अपने आयन्स में डिवाइड नहीं होते हैं। अगर मैंने सॉल्यूशन में यूरिया का 1 मोल लिया, अगर मैंने सॉल्यूशन में यूरिया का 1 मोल डाला, तो सॉल्यूशन में यूरिया के कितने मोल्स मिलेंगे? हमें को 1 मोल्स मिलेंगे। न तो उसका वियोजन हुआ, वियोजन मतलब टूटना, और ना उसका संगुणन हुआ, मतलब जुड़ना या चिपकना। न तो वियोजन न संगुणन हुआ। तो हमें, अगर हमने यूरिया का 1 मोल डाला, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 मोल प्राप्त हुआ। ठीक है। ये बात हुई अविद्युत अपघट्य की, जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है।
आज बात करते हैं बच्चों, आज बात करते हैं हम विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, ठीक है। विद्युत अपघट्य मतलब जिनका डिवाइड हो जाए, जिनका डिवाइड हो जाए। हमने सॉल्यूशन में डाला किसी सबस्टेशन या किसी यौगिक को, किसी पदार्थ को डाला और वो डिवाइड हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, तो इस प्रकार ही क्या होता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना। पहले मैं बात करूं विद्युत अपघट्य, मैंने बात कर लिया, आपसे ले लिया NaCl, ठीक है ना। NaCl का 1 मोल ले लिया, ठीक है। अब हमसे किसी ने पूछा इसका परासरण दाब निकालो, हमने बोला कि NaCl के कितने मोल है, बात समझना, ठीक है। हमसे किसी ने बोला कि इसका परासरण दाब निकालो, हमने किसी ने पूछा, परासरण दाब ने पूछा विलय के मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या कितने डाला विलय आपने, NaCl 1 मोल, ठीक है। मान रखा आपके पास पाई परासरण दाब आया 3 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 3 वायुमंडलीय दाब आया, ठीक है। आंसर, जो आंसर आता है ना बच्चों इस फॉर्मूले के द्वारा, उसको हम बोलते हैं, क्या लिख देता हूं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो भी फॉर्मूले के द्वारा आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान, ठीक है बच्चों। अब NaCl सॉल्यूशन में आपने डाला तो उसका क्या हुआ, वो ब्रेक कर दिया, टूट गया, वियोजित हो गया Na+ और Cl- में, ठीक है। मतलब उसका वियोजन हो गया, उसका वियोजन हो गया। मैंने बात कर दी 100% वियोजन हो गया, 100% डिसोसिएशन कभी या वियोजन कभी भी नहीं होता, हमने मान लिया, ठीक है। वैसे 100% कभी भी नहीं होता पर हमने मान चुके हैं, ठीक है, मान लिया अभी के लिए, ठीक है। तो बात समझो, आपने परसेंट आपने पूछा विलय के मोलों की संख्या कितनी है, आपने बोला 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या पूछी आपने कितना है, आपने बोल दिया 1 मोल। आपके परसेंट आप कितना आया, 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब किसी ने विलेन जो बना, सॉल्यूशन जो बना, उसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया और उसका परासरण दाब मिला, ठीक है ना। परासरण दाब क्या मिला, 6 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर मिला। मतलब मान बढ़ चुका है, मतलब सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान से कम हो गया, या मैं बोलूं प्रेक्षित मान बच्चों हमारा होता है प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षित, ये समझ लो, प्रेक्षित मान होता है हमारा अपना प्रयोग के द्वारा, प्रयोगशाला में किया जाता है, उसको प्रेक्षित मान बोलते हैं। सैद्धांतिक मान जो फॉर्मूले के द्वारा, जो हमें दिख रहा है, NaCl दिख रहा है ना आपको, तो इसका, ठीक है, बात समझिए। तो हमें क्या मिला बच्चों, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से ज्यादा प्राप्त होने लगा। ये क्वेश्चन बनता है क्यों, कि आपने क्वेश्चन फॉर्मूले में रखा 1 मोल, आपके पास 3 एटमॉस्फेयर, अब किसी ने प्रयोग द्वारा किया, प्रयोगशाला में प्रयोग किया और उसका परासरण दाब कितना निकाला, 6 एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन बनता है क्यों, आपके सामने आंसर है क्यों, क्योंकि आइस ब्रेकर, आपने सोचा था कि 1 मोल डाला, आपने सोचा 1 मोल, दिख रहा है ना नीचे, हाँ, आपने सोचा 1 मोल डाला अपने सॉल्यूशन में विलय या NaCl, पर वो डिवाइड कर गया 1 + 1 2 मोल्स में, मतलब पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इससे क्या होता है बच्चों, प्रेक्षित मान कभी भी सैद्धांतिक मान के इक्वल कभी भी नहीं आता, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कभी इक्वल नहीं आता, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कोई बच्चा, ठीक, आप बोलोगे कि यहाँ NaCl है, ठीक है, बढ़ चुका है। अब कैसे बढ़ा,
ठीक है, यहाँ पे 1 मोल सा वो वियोजन हो गया, उसका डिवाइड हो गया 2 मोल्स में। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे NaCl का 1 मोल है और यहाँ पे ये Na प्लस है, Cl माइनस है, तो कैसे? तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको ये चारों प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अणु संख्या गुणधर्म होता है क्या, ये आपको बिल्कुल पता नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि NaCl का यहाँ पर एक NaCl ही है जुड़ा हुआ और यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस है, आप ऐसे सोच रहे हो तो आपने अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है ये पता नहीं है। अणु संख्या गुणधर्म क्या था? अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। उससे मतलब नहीं है कि विलय के आकार कैसा है, आकृति कैसी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है? विलय के मोलों की संख्या पर। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, उससे डिपेंड नहीं है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता विलय का सॉल्यूट का या विलय का आकार कैसा, आकृति कैसी, इस के लिए ये होता है अणु संख्या गुणधर्म। आप NaCl का 1 मोल डाला, वियोजित हो गया 2 मोल्स में, तो उसका प्रेक्षित मान बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो प्रेक्षित मान बढ़ गया। अब आप समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो विलय के मोलों की संख्या बढ़ी। बात समझना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलों की संख्या बढ़ी, विलय के मोलों की संख्या बढ़ी। ठीक है, जिससे प्रसन्नता भी बढ़ गया, मतलब अणु संख्या गुणधर्म बढ़ चुका, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप समझो, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ा, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ा। प्रेक्षित मान समझ रहे हो ना, प्रयोग के द्वारा जो आपने मान निकाला प्रयोगशाला में वो, तो प्रेक्षित मान कितना बढ़ा या कितना घटा, प्रेक्षित मान कितना बढ़ा कितना घटा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, अब मैं बात समझो, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा, कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा, ये डिपेंड करेगा मोलों की संख्या पर। वो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जगह डिसोसिएशन होगा, कि सब जगह प्रेक्षित मान बढ़ेगा। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन भी होगी जिसमें प्रेक्षित मान कम हो जाएगा कैलकुलेट से या फिर सैद्धांतिक से। प्रेक्षित मान जो प्रयोगशाला में किया उसका मान आपने जो फॉर्मूले के द्वारा किया उसका मान से कम भी हो सकता है। वो केस कौन सा होता है बच्चों? सगुणन का। सगुणन के केस में कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन या कुछ कुछ यौगिक ऐसे होते हैं बच्चों जो सॉल्यूशन में जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड हो गए, ठीक है, बेंजाइल एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिल अम्ल हो गया। तो ये क्या करते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड, बेंजाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में जाकर चिपक जाते हैं। मतलब आपने एसिटिक एसिड के 2 मोल्स डाले, हो सकता है वो सॉल्यूशन में जाकर चिपक जाए, जिससे क्या होगा, आपने सोचा था एसिटिक एसिड के 2 मोल्स आपने विलय के मोलों की संख्या में रखा, ठीक है, 2 मोल्स आपने कैलकुलेट किया, इसका कितना कैलकुलेट मतलब सैद्धांतिक मान निकाला आपने 6 एटमॉस्फेयर, 2 मोल्स डाले तो इसके एसिटिक एसिड के, ठीक है, आपने विलय के मोल परसेंट आपने पूछा विलय के मोल की संख्या कितनी है, आपने बोला 2, पर अपना आया परसेंट दाब 6 एटमॉस्फेयर, 6 वायुमंडलीय दाब आया। बट जब प्रयोग के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किया आपने तो आपका मान कितना प्राप्त हुआ, 3 एटमॉस्फेयर, आधा हो गया। सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान मतलब प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से आधा हो चुका है। वो क्यों? समुदाय के कारण, क्योंकि वो सॉल्यूशन में चिपक गए हो। इस डेट क्लियर? वो आगे देखते हैं, पर अभी तक तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना आपको। मतलब प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा कितना गुना घटेगा, ठीक है ना, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा कितना गुना घटेगा,
ठीक है, ये डिपेंड करता है मोलों की संख्या पर या वियोजन या समुदान पर। ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा, इसको समझाने के लिए हमारे पास आया बॉन्ड ऑफ गुणांक। ठीक है ना। प्रेक्षित मान, प्रयोग के द्वारा मान या प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा, ये डिपेंड मतलब कौन समझाएगा हमें, बॉन्ड ऑफ गुणांक, इसके द्वारा हम समझे। इज दैट क्लियर? ये नोट करो। ठीक है। वियोजन के केस में क्या होता है, खुल जाते हैं, टूट जाते हैं वो अपने, और समुदाय के केस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। अब ये सब पढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, प्रेक्षित मान कितना गुना बढ़ेगा कितना गुना घटेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा NaCl पे। NaCl के कितने मोल्स बढ़ रहे हैं कितने मोल्स घट रहे हैं, NaCl के या फिर किसी कंपाउंड के कितने मोल्स बढ़ रहे हैं, मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा, ये समझ लो आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। देखो बच्चों, क्वांटा ऑफ गुणांक इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इस स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई हमें क्या बताता है बच्चों, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितने गुना बढ़ रही है या घट ठीक है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा घट रहा है। ठीक है, मोलों की संख्या आई क्या बताता है बच्चों, हमें क्वांटा ऑफ गुणांक क्या बताता है, हमें ये बताता है कि मोलों की संख्या कितना गुना बढ़ रही है कितना गुना घट रही है, जिससे क्या होगा, प्रेक्षित मान या अनुसंख्य या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, क्वालिटीज कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, ये सब बताएगा हमें आई या क्वांटा ऑफ गुणांक। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आई का फॉर्मूला बनता है बच्चों, आई का फॉर्मूला होता है वियोजन या संगुणन के पश्चात वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या, वियोजन या संगुणन से पूर्व कुल मोलों की ठीक है बच्चों, वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या, और वियोजन या संगुणन, संगुणन मतलब सगुणन, मतलब क्या होता है, चिपकना। ठीक है, एसोसिएशन से पूर्व कुल मोलों की संख्या, कुल मोल बच्चों, कुल लगाना जरूरी है, टोटल्स लगाना आवश्यक है बहुत ज्यादा। ठीक है, कितने संख्या में टोटल है। ठीक है,
तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, देखते हैं, बात समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के द्वारा जैसे मैंने बात कर दिया, डिसोसिएशन का केस लगाऊं पहले। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब वियोजन का केस, एक एक करके समझाऊंगा। वियोजन, ठीक है, जैसे मैंने बात कर ली NaCl की, रिवर्सिबल का साइन इसलिए लगा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा डिसोसिएशन नहीं हो पाता हो कभी भी। ठीक है, मैंने बात कर दी 100% डिसोसिएशन हो गया इसका। ठीक है, वियोजन, वियोजन हो गया इसका 100%। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ये टूटा Na+OCl माइनस में। ठीक है, आई की वैल्यू पूछो मैं यहां से, 1 मोल डाला, ये हुआ 1+1। आई की वैल्यू पूछो अगर मैं इसके लिए, तो आपके पास क्या होगा, वियोजन और संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या। वियोजन संगुणन के पश्चात कितने मोल्स प्राप्त हुए, वियोजन के बाद 2 अपॉन वियोजन संगुणन से पूर्व 1 मोल, तो इक्वल 2 मोल। तो आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2 मोल। ठीक है, समझ के बात को कैसे, NaCl आपने सॉल्यूशन में डाला, वियोजन हुआ और 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 आयंस में डिवाइड हो गया। दूसरा लेता हूं MgCl2 की बात कर लेते हैं। वियोजन, ठीक है, वियोजन की बात कर ली, 100% हो गया, कितना, 100%। ये हुआ वियोजन कितना, Mg+2Cl -2। ठीक है, Mg+2Cl -2। ठीक है, हो गया, 2 Cl है ना, इसलिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, वियोजन संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या, वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या 1, 2 Cl मतलब 3 अपॉन MgCl कितना है, 1 मोल, तो 1 बराबर 3 मोल। इज दैट क्लियर। तो आई की वैल्यू आपको आ गया, कैसे निकालता है। ठीक है, देखो बच्चों, वियोजन आपने, वियोजन गुणांक, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा पढ़ा था 11th में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, याद आया, 11th में पढ़ा था आपने, वियोजन की मात्रा अल्फा मोल्स प्राप्त होता है, पढ़ा था आपने वियोजन की मात्रा। ठीक है ना, अल्फा 100% मतलब अल्फा की वैल्यू 1, 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है हमें, 1। अगर 100% डिसोसिएशन या 100% वियोजन हो रहा है उसका, तो अल्फा का मान कितना प्राप्त होगा, 1। इज दैट क्लियर। ठीक है बच्चों, तो MgCl आ गया आपके पास, मतलब वियोजन की मात्रा किस पे, अल्फा है ना, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 1, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू निकालना आ गया आपको। ठीक है, आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकलती है, ठीक है ना, वियोजन संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन से पूर्व कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना नोट करो, एक बात आगे करते हैं। हाँ, एक है, कभी भी आई की वैल्यू, इन केस वियोजन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा प्राप्त होगी अपने को, ये लिख के रख लो। देख रहे हो, 1 मोल है, आई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 2 मोल, 1, तो आई की वैल्यू कितने, 3 मोल। अलग अलग केस में, अलग अलग यौगिकों में आई की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट प्राप्त होगी अपने। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता है। आई क्या हमें बताता है, मोलों की संख्या कितना गुना बढ़ रही है, कितना गुना घट रही है।
ठीक है ना। आई की वैल्यू हमें बता दी है, 2 मोल्स बढ़ रहे हैं, 3 मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस की बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक है ना, अल्फा। वियोजन के डिग्री ऑफ फ्रीक्शन, वियोजन की मात्रा अल्फा। अल्फा क्या होता है बच्चों? वियोजन की मात्रा अल्फा क्या था? मतलब 1 मोल में अल्फा की कितनी मात्रा वियोजित हो रही है? 1 मोल में से अल्फा की कितनी मात्रा वियोजित हो रही है? क्या बताता हमें? 1 मोल में से अल्फा की वियोजन की मात्रा, ठीक है ना, कि कितना 1 मोल में से कितना अल्फा वियोजित हो रहा है। वियोजन की मात्रा कितनी होती है? 1 मोल में से वियोजन की मात्रा कितनी होती है? अल्फा की मात्रा कितनी होती है? ठीक है ना, वियोजन की मात्रा होती है, पढ़ा था आपने 11th क्लास में। 1 मोल में से अल्फा की वियोजन की मात्रा पूछता है, बताता है हमें, ठीक है ना। तो बात समझो कैसे, देखो उदाहरण लेता हूं वैसे मैं अपना फेमस NaCl, ठीक है। रिवर्सिबल का साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 100% डिसोसिएशन वियोजन में होता है, ठीक है। ये हुआ Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, देखो प्रारंभ, प्रारंभ की बात करता हूँ, ठीक है। प्रारंभ में NaCl कितना मोल है? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल। वियोजन के बाद प्रारंभ में बात कर रहा हूं, NaCl का 1 मोल है, ठीक है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, आराम से, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। मजे के फील के साथ लो इसको, ठीक है ना। तो बच्चों बात समझो, यहाँ तक समझ में आ गया। अल्फा क्यों बोला मैंने? कि मात्रा अल्फा, 1 मोल में से कितनी अल्फा वियोजित हो रही है, वियोजन हो रहा है, ठीक है ना। उससे कितना वियोजन हो रहा है वो अल्फा पे डिपेंड कर, अल्फा पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। अल्फा बताएगा हमें, ठीक है। बात समझो कैसे। प्रारंभ में NaCl की कितनी मात्रा है? 1 मोल। वियोजन के बाद कितनी मात्रा हुई? 0। अरे प्रारंभ में शुरू में जब कुछ किया ही नहीं, हमने डाला ही नहीं, NaCl इतना होगा ना। वियोजन तो 0 0 है ही नहीं उसमें, हमने किया कुछ किया भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था मतलब बीच का डिस्टेंस, साम्य, ठीक है ना। साम्य की बात करते हैं बच्चों, तो अब आप समझो साम्य अवस्था पर क्या होगा। मतलब NaCl का 1 मोल है, उसमें से अल्फा वियोजित हो गया, NaCl में से अल्फा वियोजित हो गया, तो NaCl कितना बचा? मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो। NaCl का 1 मोल है, उसमें से अल्फा मोल वियोजित हो गए, तो सॉल्यूशन में बचा कितना? अरे यार ऐसा थोड़ी 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, मैंने पहले बताया था 100% कभी नहीं होगा, कुछ तो बचेगा। NaCl का पार्टिकल कुछ तो बचेंगे उसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में NaCl के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, ये समझना। अगर NaCl का 1 मोल, NaCl के 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया या फिर वियोजित हो गया अल्फा मोल, तो सॉल्यूशन में NaCl कितना बचा? 1 माइनस अल्फा, यही तो लिखोगे ना। अगर 1 मोल में से अल्फा चल गए तो बचे कितने? तो बचने के लिए क्या करोगे? जो अल्फा की वैल्यू है ना उसको माइनस कर दोगे 1 से या जितने मान है अपना, ये करोगे ना। कि मैंने बात कर दिया क्लास में 30 बच्चे, 30 में से दूसरी कक्षा में कितने बच्चे गए, ये करोगे ना। मतलब मैंने बोला है कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और इस कक्षा से बच्चे गए उस कक्षा में, दूसरी क्लास में,
तो कितने बच्चे गए, तो आप कैलकुलेट कर लोगे हाँ कि 10 बच्चे गए। और मैं बात करती हूँ टोटल मतलब कितने बच्चे इसमें बचे हैं, इस क्लास में कितने बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप 10 में से मतलब 30 में 10 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20। ठीक है ना। तो हमारे पास एक मोल में से अल्फा गए, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब बात समझो, अगर NaCl का एक मोल वियोजित होता तो हमें Na प्लस का एक मोल मिलता। अगर NaCl का एक मोल वियोजित होता, ठीक है, डिसोसिएट या वियोजित होता, तो हमें Na प्लस का एक मोल मिलता। यहाँ पर अल्फा मोल वियोजित हो रहे हैं, ठीक है, अल्फा मोल वियोजित हो रहा है तो हमें कितना मिलेगा, अल्फा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर NaCl का एक मोल वियोजित होता, ठीक है, एक मोल वियोजित होता तो हमें Na प्लस का एक मोल मिलता। ठीक है ना। और अगर NaCl का अल्फा मोल वियोजित होते तो हमें कितना मिलता, अल्फा। ठीक है ना। अगर NaCl का एक मोल वियोजित होता तो हमें Cl का मिलता एक। यहाँ पर अल्फा वियोजित हो रहे हैं, मैंने बात की ना एक मोल में से अल्फा तक वियोजन की मात्रा है। ठीक है ना। तो NaCl का एक मोल में से Cl का एक मोल प्राप्त होता। अब यहाँ उस एक मोल जो वियोजित मात्रा बता रहा हूँ उसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, वियोजन की मात्रा हमें पता नहीं कितना है, इसलिए मैं अल्फा बोल दिया। ठीक है ना। NaCl के एक मोल वियोजित हो रहा है तो अल्फा Cl के अल्फा मोल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं, देखो आई की वैल्यू पता लगो, इसमें से आई की वैल्यू वियोजन संगुणन के बचा कुल मोलों की संख्या। देखो सॉल्यूशन में क्या क्या है, अब देखो सॉल्यूशन में क्या क्या है, वियोजन संगुणन के बचा कुल मोलों की संख्या। सॉल्यूशन में क्या क्या बचा है, अल्फा, अल्फा, Na प्लस है, Cl माइनस है, NaCl भी है, क्योंकि ये वियोजित हो गया, ये वियोजित हो गया, तो ये भी तो बचा हुआ है ना। मैंने कहा कि 100% डिसोसिएशन या वियोजन कभी भी नहीं होता, कुछ मात्रा तो बची हुई होती है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, अल्फा प्रेजेंट है, अल्फा प्रेजेंट है, और 1 माइनस अल्फा भी प्रेजेंट है, मतलब NaCl के कुछ मोल प्रेजेंट है उसमें। टोटल कभी भी वियोजन नहीं होगा किसी भी कंपाउंड का, टोटल वियोजन नहीं होगा। इसका 90% होता है, 80 से 90 अच्छा वियोजन हो जाता है इसका, 80 से 90%। कभी भी 100% डिसोसिएशन या वियोजन नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, वियोजन या संगुणन के पश्चात। ठीक है, हाँ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और वियोजन संगुणन से पूर्व कितना है, 1। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1, ये बस 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा, इज दैट क्लियर। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा समझना है। देखो MgCl2, ये डिसोसिएशन हुआ टाइम में Mg+2 में और Cl2 में माइनस। ठीक है, अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, प्रारंभ में MgCl का एक मोल है, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल है प्रारंभ में, 0 0, और साम्यावस्था पर कितना है, साम्यावस्था पर 1 माइनस कितना बचा, अल्फा। ठीक है, MgCl का एक मोल क्या वियोजन हुआ, तो अल्फा मोल वियोजन हुआ है। सॉल्यूशन में NaCl MgCl2 कितना बचा, मैंने बात की 1 माइनस अल्फा। ठीक है, Mg+2 कितना कितना, जब एक मोल Mg का गया तो एक मोल Mg+2 प्राप्त होगा। अब MgCl2 का एक मोल वियोजित हुआ तो अल्फा प्राप्त हुआ, तो अल्फा, तो ये भी अल्फा। ठीक है, आई की वैल्यू निकालो टोटल डिसोसिएशन के पश्चात। सॉल्यूशन में MgCl2 भी है, Mg+2 भी, और 2Cl माइनस भी है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1, तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 आएगा,
टू कैसे आया, MgCl का एक मोल विद्युत होता तो Cl का एक मोल प्राप्त होता, Cl के दो मोल्स है, ठीक है ना, इसलिए 2L 2 अल्फा। ठीक है, बात समझो कैसे है, MgCl का एक मोल वियोजित होता तो हमें Cl का एक मोल प्राप्त होता। यहां तक समझ गए। जब MgCl का एक मोल वियोजित हो रहा है कितना, एक जब MgCl का एक मोल अल्फा जब MgCl2 के एक मोल में से अल्फा मोल वियोजित हो तो Cl की कितने अल्फा और 2 अल्फा है, 2 Cl है तो 2 अल्फा हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब बात समझ लो वापस, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वापस। अगर MgCl का एक मोल वियोजित होता तो हमें Mg का एक मोल प्राप्त होता। जब MgCl का वियोजित होगा तो अल्फा मोल प्राप्त हो रहा है, हमें अल्फा मोल्स प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा मोल प्राप्त हो रहे तो अल्फा लिख दिया। ठीक है, अल्फा मोल वियोजित हो गया या प्राप्त हो गया। ठीक है, MgCl का एक मोल वियोजित होता तो हमें Cl का एक मोल प्राप्त होता। यहाँ पे MgCl का वियोजित हो रहा तो अल्फा मोल्स प्राप्त हो रहे। आप समझो, मैंने जो एक की बात कर रहा हूँ ना, एक मोल वियोजित होगा तो हमें Cl का एक मोल प्राप्त होगा। एक मोल को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। मुझे संख्या बिल्कुल पता नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मैंने अल्फा बोल दिया उसको। अल्फा का मान अलग अलग आएगा सब जगह। यहाँ अल्फा 1 बोल दिया, मतलब अल्फा को 1 बोल दिया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 2 आता पर अल्फा बोल दिया मैंने। ठीक है, बात समझिए, अल्फा की वैल्यू 1 रख दो 2 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फा। ठीक है, तो आंसर कितना है, 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, आप इसको अल्फा बोलो, गामा बोलो, बीटा बोलो, एनाकोंडा बोलो, वो तो आपके ऊपर है। मैं तो इसको अल्फा ही बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, तो वियोजन की मात्रा एक पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एक मोल में से अल्फा मोल का वियोजन होता है, वियोजन की मात्रा प्राप्त होती है, प्राप्त। ठीक है ना, ठीक है, इसको नोट करो। कंसेप्ट समझो, बस पूरा कंसेप्ट समझो कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, 100% डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आपको 60% डिसोसिएशन दे दिया, NaCl 60%, वैसे 60% होता नहीं कभी। NaCl अच्छा है कि 80 से 90% डिसोसिएशन हो जाए, पर मान लो तो आपको अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0.6। अल्फा क्या है यहाँ समझो, चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमारे जो बुक में क्वेश्चन, हमारे बुक में दिया होता है जो, ठीक है, आपकी जो NCERT की बुक होती है उसमें जो दिया होता है ना फॉर्मूला, वो कैसा होता है कि आपको A फॉर एप्पल के N1 दिए, ठीक है, उनका वियोजन हुआ, और वो हुआ N A में कितना, N मोल्स हो गए। A के A फॉर एप्पल के N मोल वियोजित हो गए, वियोजित समझ में, टूट गए। तो आपने एक मोल मिलाया, टूट गए N में, N मोल मिलाए वो N में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो प्रारंभ कितने मोल है, प्रारंभ में कितने मोल है, प्रारंभ में कितने मोल है, N। ठीक है, बाद में कितने प्राप्त हुए, ठीक है, N 0। यहाँ तक सिंपल समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, N मोल आपको दिए हुए, प्रारंभ में वो वियोजन, प्रारंभ में वियोजन की मात्रा कुछ भी नहीं होती, तो कुछ हुआ ही नहीं। साम्य अवस्था की बात करें बच्चों, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था क्या होगा, कुछ सोचो एक बार, साम्य अवस्था पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, पॉज करके सोचो। देखो, साम्य अवस्था पे क्या होगा, N मोल्स है, कितना वियोजित हो रहा है, N के N में N मोल्स वियोजित होते हैं, N के N मोल्स के N मोल वियोजित होता है 100% डिसोसिएशन के केस में। इज दैट क्लियर? अब
कि अल्फा एन के जब वियोजित हो रहा है, एन मोल्स जब वियोजित हो रहा है तो अल्फा मोल्स बन रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बचा कितना, एन की मतलब एन ए के कितने मोल्स हो गए, एन माइनस ए अल्फा, मतलब ए के जो एन मोल्स है, अगर 100% का डिसोसिएशन हो जाए तो हमें कितने मोल्स मिलेंगे, एन मोल्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है ना। जब अगर एन में से अल्फा मोल का वियोजन हो रहा है, अल्फा मोल वियोजन हो रहा है अल्फा मोल, तो बचा कितना, तो टोटल में से माइनस कर दो जितने हुए, कितना प्राप्त हुआ हमें, सिंपल। तो एन माइनस अल्फा ये कितना प्राप्त होगा, अगर एन में से एन ज्यादा मोल वियोजित होते हैं, यहाँ पे अल्फा मोल वियोजित होते हैं, अगर एन में से एन मोल्स जाते हैं तो अपने को एन प्राप्त होता, यहाँ पे अल्फा जा रहा है तो क्या होगा, अल्फा प्राप्त होगा। इसको बात को समझ रहे हो कैसे, मैंने आपको बता दिया, एन में से ए एन में से जब अगर वियोजित होता तो एन मोल्स प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर उसको एन को क्या बोलते हैं, अल्फा बोल दिया, जो मोल वियोजित होता है ना, जो प्राप्त होता है उनको अल्फा बोल दिया, तो अल्फा मोल प्राप्त हो गए अपने को। ठीक है, आई की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, ये प्राप्त हुआ एन आर प्लस अल्फा बराबर 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रख दी मैंने। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 रख दी। अब मैं तो बात समझो, अब क्या हुआ, आई माइनस अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो एल आई बराबर सॉरी अल्फा बराबर 1 माइनस ये फॉर्मूला प्राप्त करने को वियोजन के केस में। तो बात समझिए ना, ए एन के मोल वियोजित होते हैं एन एन। ठीक है ना, यहाँ पर अगर एन की एक मोल है, एक मान ले मैंने, बात समझो। ठीक है ना, तो आपको इतना वियोजन के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तो के चालू होता है ना, प्रक्रम चालू होगा, तो आपको वियोजन नहीं होगा। साम्य अवस्था पर कुछ समय पश्चात एन में से एन माइनस से मतलब एन माइनस अल्फा मोल प्राप्त होता है, ताकि ए एन के सॉल्यूशन में बच गया। ठीक है, तो जबकि इसके ए एन के एन मोल वियोजित होते हैं, यहाँ पर अल्फा मोल है, अल्फा मोल की बात कर रहे हैं, तो अल्फा मोल का वियोजन होता है, कितने मोल प्राप्त होता है, अल्फा प्राप्त होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया तो हमें प्राप्त हुआ ये चीज। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पेपर में ये दिया जाता है। देखो बात समझो, एक बात और समझो, आज मैं चाहता तो आपको बस ये फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इतना इतना है बस, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिखो, ये पढ़ाओ बस, एनसीईआरटी में ये बस। टीचर सब लोग अधिक से अधिक टीचर ये पढ़ाएंगे आपको। फॉर्मूला रटाया आपको, ये रटाया, ये रट गया, काम करो। ठीक है, आपको कोई और कुछ भी नहीं होता था, आपको बस यही है कि ये रटवाया, ये हुआ, काम खत्म। मेरा मकसद ये था कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। ठीक है, बस आपको ये निकालना आना चाहिए, सब कुछ कैसे निकला, कैसे निकाला मैंने, ये आना चाहिए बस। ठीक है, ये मैंने आपको जितना हो सके उतना बता दिया। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मैं चाहता तो थोड़ा सा पढ़ा के ये इतना पढ़ाया बस खत्म कर देता, और मैं पूरा आपको समझाना चाहता था बस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आगे अपना एसोसिएशन ऑफ समुदाय की बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है,
हो गया। चल अब बात करते हैं बच्चों सगुणन की। सगुणन के केस में क्या होता है बच्चों, इसमें जो प्रेक्षित मान आता है ना, प्रेक्षित मान वह अपने सैद्धांतिक मान से जो अपने कैलकुलेट किया उससे कम प्राप्त होता है। यहाँ क्या होता है कि आपने सॉल्यूशन में 2 मोल्स डाले, ठीक है, वो आपने प्राप्त हुआ, आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, पायरसन दाब में पायरसन दाब का फॉर्मूला आपने डाला, उसमें आपसे पूछा है कि पायरसन दाब ने विलय के मोलों की संख्या कितनी है, आपने बोला सर 2 मोल, पायरसन दाब निकाल लिया 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब किसी ने प्रयोग द्वारा किया, प्रेक्षित मान निकाला प्रयोगशाला में, ठीक है, उसने देखा, ठीक है, उसने वॉच ग्लास में लिया सॉल्यूशन, डाला, प्रयोग किया और आपका वियोजन की मात्रा या पायरसन दाब आपको प्राप्त हुआ 1.5 एटमॉस्फेयर। ये कैसे हुआ, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, आपने 2 मोल डाले, पायरसन दाब आपने देखा तो आपको 3 एटमॉस्फेयर मिला, 3 बायोमेटल दाब मिला। फिर आपने समुद्रन के पश्चात, ठीक है, सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन के बाद जब आपने प्रयोग किया तो आपको एटमॉस्फेयर कितना मिला 1.5 एटमॉस्फेयर, कम हो गया, मतलब प्रेक्षित मान कैलकुलेट मान से सॉरी प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कम प्राप्त हो गया अपने को। इज दैट क्लियर, मतलब मॉलिक्यूल्स चिपक गए वहां, क्या वो मॉलिक्यूल्स चिपक गए। कैसे बात समझो, देखो जैसे बात करते हैं अपने, ठीक है, जैसे बात कर लेता हूँ CH3 COOH, ठीक है, ये हुआ संगुणन, संगुणन हुआ 100% मान लिया मैंने अल्फा, ठीक है, अल्फा बराबर 1, जेड क्लियर, ठीक है। इसमें क्या हुआ बच्चों, CH3 ठीक है, अपने 2 CH3 COOH एसिड के 2 मोल्स लिए, ठीक है, वो जुड़ गया, जुड़ के कितना मोल्स बना, 1 मोल बना, ठीक है। आपने मेजर किया, आपने फॉर्मूले में डाला, आपसे पूछा कि वियोजन मतलब विलय के मोलों की संख्या कितनी है, आपने बोला 2 मोल्स, आपको कितना एटमॉस्फेयर प्राप्त हुआ, एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर, आंसर पायरसन दाब प्राप्त हुआ, पायरसन दाब कितना प्राप्त हुआ 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब किसी ने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला मतलब किसी ने प्रयोगशाला में किया, सॉल्यूशन में लिया, क्या बोलते हैं उसको, अणु को, ठीक है, थोड़ा सा लिया प्रयोगशाला में दिया, तो आपको कितना मोल प्राप्त हुआ, 1 मोल प्राप्त हुआ, मतलब पायरसन दाब कितना प्राप्त हुआ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब आपने मेजर तो किया था 2, डाले तो 2, CH3 COOH के कितने मोल्स डाले 2, पर संगठन के कारण क्या हुआ, संगठन के कारण क्या हुआ, वो कम हो गया, मतलब जुड़ गया, वो चिपक गया, चिपकने से क्या हुआ उनका 1 मोल, मतलब 2 मोल डाले वो बन के 1 मोल। इज दैट क्लियर, समझ के बात को, ठीक है, आपने डाला 1 मोल, आपने डाला 2 मोल, संगठन के पश्चात क्या हुआ 2, मतलब वो चिपक गए 1 मोल में, ठीक है। तो आपने पायरसन दाब निकाला सैद्धांतिक मान 3 एटमॉस्फेयर सूत्र के द्वारा, प्रयोगशाला में किसी बंदे ने निकाला, उसका एटमॉस्फेयर कितना प्राप्त 1.5 एटमॉस्फेयर प्राप्त हुआ, मतलब कम हो गया, इस बार प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कम प्राप्त होने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों आई की वैल्यू जो आती है ना, आई की वैल्यू प्राप्त होती है वो 1 से कम प्राप्त होती है हमें सदैव, आप देख सकते हो, बात समझो कैसे, देखो आई की वैल्यू निकालते हैं, ये वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या 1 मोल, ठीक है, वियोजन या संगुणन से पूर्व कुल मोलों की संख्या 2 मोल, ले लो आपके सामने आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, आपने डाला 2, प्राप्त हुआ 1, हुई ना कम, हुई कम,
ठीक है ना, आई की वैल्यू 1 से कम आएगी कभी भी। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखना, आई की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ये 100% है। ठीक है, बात समझ लो कैसे। देखो ये यहाँ इतना लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जैसे वो एक और ले लो। बेंजाइल की बात कर रहा हूँ, 100% डिसोसिएशन मान लिया मैंने, ये हुआ संगुणन। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, C6H5C, ये चिपक गया OHO, C6H5, ये O, ये O, ये H, ये H। ठीक है, तो ये चिपक गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मोल प्राप्त हुआ अपने को, 1 मोल। वो डाला कितना अपने ने, 2 मोल्स, मतलब कम हो चुका है। जो हमें मतलब प्रयोगशाला में जो मान प्राप्त होगा वो इससे तो कम, इससे तो कम ही प्राप्त होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव या प्रेक्षित मान होता है ना, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, वो कम होगा सैद्धांतिक से। ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म से कम प्राप्त होगा, प्रेक्षित कम प्राप्त होगा। अब दिख रहा है सिंपल, आपके सामने दिख रहा है सब कुछ कैसे कम हुआ। ठीक है, चिपक गए वहां पर अणु, आपने तो लिखा, आपने सोचा था कि 2 मोल्स, पर बाद में क्या हुआ, संगुणन के कारण 1 मोल प्राप्त हो गया, वो चिपक गए आपस में। ठीक है ना, यहाँ पर संगुणन में बात समझना, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही प्राप्त होगी, ये समझ लो बात, लिख के रख लो। ये वो कहता ना, लिख के जो तू वो क्या होते नाम की गाने आती है। ठीक है, लिख के रख लो इसको, कि आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि संगुणन में क्या हुआ है, चिपक गए वो। ठीक है, आई की वैल्यू इसके लिए भी कम आएगी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इनके लिए हम निकालते हैं समुदन की मात्रा, समुदन की मात्रा अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा, 1 मोल में से अल्फा मोल सगुणित होता है। ठीक है, 1 मोल में से अल्फा मोल सगुणित होता है। बात समझो कैसे, वो फॉर्मूला ले लेते हैं, 2CH3COOH सगुणन हुआ 100% मान लिया। ठीक है बच्चों, ये हुआ, ठीक है। देखो प्रारंभ में बात करता हूं मैं, प्रारंभ में कितने मोल्स है अपने पास, 2। ठीक है, 2 मोल्स प्राप्त हुए, और संगुणन के पश्चात प्रारंभ में बात करो, प्रारंभ में बात समझते ना, प्रयोग से पहले। ठीक है, संगुणन के बाद 0, साम्य अवस्था पर बच्चों,
साम्यावस्था पे कितना प्राप्त हो। अब बात समझो, 2 मोल वियोजित होते हैं तो इसका 1 मोल प्राप्त होता है। 2 मोल वियोजित होते हैं तो इसका 1 मोल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 2 मोल वियोजित हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात समझो, दोनों लिखा यहाँ पर फिर चेंज होगा, आगे 1 मोल लिखते हैं। अभी 1 मोल की बात करते हैं, हाँ ठीक है। जब 1 मोल वियोजित होता तो हमें इसका ये मोल प्राप्त होता, आधा मोल प्राप्त होता, क्योंकि ज्यादा फिर संख्या हो जाएगी, फिर बाद में लिख देंगे ऐसा मुझे। 1 मोल वियोजित होता तो हमें इसका आधा मोल प्राप्त होता क्योंकि चिपक गया, ठीक है। अब अगर इसका 1 मोल वियोजित हो गया, मतलब 1 मोल वियोजित होता, 1 मोल में से अल्फा मोल संगोडित हो गए, 1 मोल में से अल्फा मोल संगोडित होते तो सॉल्यूशन में बचा कितना, ये एसिटिक एसिड 1 माइनस अल्फा, ठीक है, कुल में से, ठीक है, 1 मोल में से कितना मोल संगोडित हो गए, अल्फा मोल संगोडित हो गए, बचे कितना, तो माइनस कर दो, कुल में से अल्फा को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मान जब 1 मोल आधा प्राप्त हो रहा है तो अल्फा मोल संगोडित हो रहा है तो कितना प्राप्त होगा, अल्फा अपॉन 2, सही है। सोचो, सही है, बात समझो कैसे। जब इसका 1 मोल प्राप्त हो तो इसका आधा प्राप्त होगा, इसका 1 मोल वियोजित होगा, इसका आधा मोल प्राप्त होगा। जब इसका अल्फा मोल वियोजित हो रहा है, 1 मोल में से अल्फा मोल वियोजित हो रहे हैं तो अल्फा अपॉन 2 आएगा, आधा ही तो प्राप्त होगा ना, अल्फा का आधा, अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब इसके लिए आई की वैल्यू में निकालो, कितना आएगा, सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में एसिडिक अम्ल का ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो प्राप्त हो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1, तो आप कितना हुआ, कितना हुआ ये क्या, 1 माइनस आई बराबर ठीक है, बच्चा कितना यहाँ, सॉरी आई बराबर ये बच्चा हमारे पास ठीक है, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 ये प्राप्त हुआ अपने को, इज दैट क्लियर, ठीक है। टोटल यही तो है ना, फॉर्मूला निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अब आ समझ, ठीक है, मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर, फिर 2 से कैंसिल होता है तो अल्फा बचता, नहीं समझे। अगर बात समझो, मैं बात समझा, अगर मुझे आपको करेक्ट आंसर निकालना हो कि ये सही है गलत है फॉर्मूला, तो अल्फा का मान मैंने 100% डिसोसिएशन बोला, 100% मतलब अल्फा की वैल्यू 1 रखने के लिए बोला, अल्फा की वैल्यू 1 रखो ना, अल्फा की वैल्यू 1 रख के देख लो, आपको आंसर आ जाएगा, रख के देख लो, अल्फा की वैल्यू 1, 1/2, 1/2 माइनस 1 तो कितना बचा, हाफ, आंसर बचा हाफ, तो हाफ ही तो है ना। अगर इसका 1 मोल लिया, ये जुड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, हाफ ही तो प्राप्त हुआ ना, ये हाफ ही प्राप्त हुआ, सही है अपना फॉर्मूला, समझो। 100% डिसोसिएशन की बात बोली है मैंने आपको, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रखी आपने 1, ठीक है, तो 1/2 माइनस 1 हाफ बचा हाफ, ठीक है। 1 मोल अगर ये गया तो आपको कितना मोल प्राप्त हुआ, 1/2, क्योंकि वो चिपक गया, 1 मोल है आपने डाला, चिपक गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर आप 2 मोल रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, बात समझो, अगर 2 मोल रखते हैं तो यहाँ पर ये 1 माइनस यहाँ पर 2 आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, अल्फा बचता, ठीक है ना, वहाँ करते तो अल्फा ही बचता पूरा,
ठीक है, अगर यहाँ करते हैं, ठीक है ना, ये करता, ये 2 आता, यहाँ 2 रखते तो ये भी 2 आता, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और फिर अल्फा अल्फा बचता बस, यहाँ अल्फा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो अल्फा आपका 1 ही आता, सिंपल है बात। ठीक है, इसको नोट करो। चले आगे। ठीक है, देखो बुक में इसका फॉर्मूला दिया होता है बच्चों, एन ए, ठीक है, ए के एन मोल्स दिए होते हैं अपने को, और वो संगुणित हो जाते हैं, सगुणन हो जाता है उनमें, ठीक है, कितना एन मोल, मतलब आपको ए के एप्पल के एन मोल्स दिए होते हैं, ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन में जाकर चिपक जाते हैं, ए एन बना लेते हैं। पॉलीमराइज देखा होगा ना आपने, बहुलक बहुलक पढ़ा होगा, पॉलीमर्स बहुलक पढ़ा होगा, चिपक जाते हैं ना, आपने एन निकालते हैं, किसकी बात करूँ, एन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आता है, ये चिपक जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके एन मोल्स प्राप्त होता है, ये पढ़ा होगा आपने बहुलक। तो वैसे ये चीज़ है, चिपक गया वो घर जाके, घर में तो नहीं, अमाउंट में, जब मतलब उसमें सॉल्यूशन में जाके चिपक गया। अब बच्चों बात समझो, प्रारंभ में बात करूं, कितना है, 1, या फिर एक ही मान लो इसको, ये 0, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के बाद इसको एन मान लो, चलो। सॉल्यूशन में जाने के बाद साम्य अवस्था कितना प्राप्त हुआ सॉल्यूशन में जाने के बाद, इसको एक काम करो, एक ही मान लिया, क्वेश्चन में आसानी होगी अपने को फॉर्मूला निकालने में। साम्य अवस्था में निकाला, तो कितना मोल्स वियोजित हुआ, कितना मोल वियोजित हुआ, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा ही तो वियोजित हुए ना, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, ये इसका वियोजित होगा, ये कितना प्राप्त होगा अपने को, अल्फा अपॉन एन, ठीक है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, तो ये प्राप्त हुआ 1, तो इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, ये हुआ हमारा अल्फा ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला अगर मैं अल्फा इधर ले गया तो 1 माइनस अल्फा, ये हुआ 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला तो वहाँ पर एन माइनस 1 था, यहाँ पर 1 माइनस एन है, 1 अपॉन एन, वहाँ पर जो फॉर्मूला था वियोजन में एन माइनस 1 था, यहाँ पर 1 अपॉन एन माइनस 1 है, ठीक है। आपके जो बुकों में ये क्वेश्चन ये दिया होता है, बस इतना सा ये पढ़ा देगा, ये दे देंगे बस, कोई क्वेश्चन तो मैं भी कराऊंगा, पर इतना कोई नहीं समझाया, ये कंफर्म है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एन मोल से प्रारंभ में 1 मोल 0, 1 मोल का वियोजन, अगर जब अगर 1 मोल वियोजन होने पर अल्फा मोल का वियोजन हो रहा है, मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल वियोजित हो रहा है, तो बचा कितना सॉल्यूशन में, एन मतलब एन ए कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बचा, ठीक है ना। समुदाय के पश्चात ए एन की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, अगर 1 में से 1 जाता है तो आधा प्राप्त होता, अब अल्फा मोल का वियोजन हो रहा है तो अल्फा अपॉन एन हो गया, ठीक है। नोट करो इसको,
ठीक है। या बच्चों आपने वहां पर वियोजन में अपने पढ़ाया था ना ये वाला, इस टर्म में वियोजन की मात्रा पर, ठीक है। अपने ने ये लिखा था शायद ए एन सगुणन हुआ तो इसके मोल प्राप्त हुए एन, ठीक है। तो अपने ने 1 0 और 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा लिखा था, देखो देखना 1 माइनस, तो इसको एन कर लेना बस आगे, ठीक है ना, एन मोल्स है तो एन अल्फा, ठीक है ना, एन की संख्या ना ये। तो इसको क्लियर मतलब एक बार चेक करके देख लेना, शायद लिखवा दिया होगा मैंने या भूल गया होगा, ठीक है। नहीं लिखा हो तो लिख लेना, लिखा दिया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझिए ना बात को, ये अपना वियोजन में पढ़ा था मैंने केस में, तब देखना, ठीक है। इसको नोट कर लेना, उस कनेक्शन कर लेना वहां जाके, ठीक है। आगे बेटा, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बात समझो, आई की वैल्यू कभी 1 भी आ सकती है, कब केस में, जब अपने ठोस विद्युत अपघट्य यूरिया पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा, ठीक है। सुक्रोज में क्या होता है, ठोस सुक्रोज अपना ने बात कर लिया मैंने यूरिया, ठीक है। वियोजन की बात को, सगुणन की बात को कुछ होता ही नहीं है, तो यूरिया प्राप्त होता है, 1 मोल डाला 1 मोल ही प्राप्त हुआ। वियोजन है सगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या 1, वियोजन सगुणन के कुल 1 इक्वल 1। तो आई की वैल्यू किसके लिए, अविद्युत अपघट्य या फिर यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना बस। संगुणन के लिए 1 से मतलब आई की वैल्यू 1 से कमी प्राप्त होगी, ठीक है। संगुणन के लिए वियोजन के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हाँ क्या मैं लिख सकता हूँ, सोच के जवाब दो। क्या आई बराबर प्रेक्षित मान अपन सैद्धांतिक मान लिख सकता हूँ, सोच के जवाब दो आंसर, सोचो 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 सोचो, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब बात समझो कैसे, देखो सैद्धांतिक मान क्या है, वियोजन संगुणन से पूर्ण कुल मोलों की संख्या, कि आपने जो सोचा, मतलब आपको देखा, आपने 1 मोल डाला, 1 मोल डाला, वो आपको क्या था, सैद्धांतिक मान, ठीक है। आई का मान आपको पता चल गया, ठीक है। आई का मान पता चल गया, प्रेक्षित मान निकाला जाता है हमें उसको देख के, आई की वैल्यू देख के कि कितना टूटा वियोजन के बाद, फिर हम निकालते हैं, प्रयोग किया उसके बाद हम प्रेक्षित मान निकालते हैं। मतलब ऑल ओवर इस फॉर्मूले में, मतलब ये है सबसे ज्यादा प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सैद्धांतिक मान आपको दिया होता है कि 2 मोल से 1 मोल है, ठीक है। आई का मान निकाल सकते हो, आई का मान निकाल सकते हो, आई का मान कैसे निकाल सकते हो, बताए कि वियोजन हुआ तो आपने आई का मान निकाल लिया,
कुल मोलों की संख्या और अपॉन समुदन से पूर्व कुल मोलों की संख्या। ठीक है, आई की वैल्यू निकाल देते हैं। प्रेक्षित मान क्या होता है बच्चों, जो प्रयोग के द्वारा किया गया, जो हमें बाद में प्राप्त हुआ प्रयोग के द्वारा किया। ठीक है, प्रयोग के द्वारा मतलब समुदाय के पश्चात प्राप्त जो भी है ना, उन सबका प्रयोग के द्वारा किया गया मान। ठीक है, अगर मैं इसको अणुसंख्या गुणधर्म जितनी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करूँ तो इसके द्वारा मॉडिफाइड करूँ इस फॉर्मूले के द्वारा। कैसे, बात समझिए। प्रेक्षित मान के आधार पर ही हम किसी भी कॉलिगेट मतलब जो समुदन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है, समुदन या वियोजन हो रहा है, ठीक है, आई पे डिपेंड करेगा, मतलब पूरा आई पे चेंज हो जाएगा। आई से पता चल जाएगा हमें सब। सैद्धांतिक मान पता चल रहा है तो 2 मोल्स दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमें बता देगी कितना है, और फिर प्रेक्षित मान निकाल जा सकता है। कैसे, मॉडिफाइड कर लेते हैं पहले इनको। जैसे बात कर लेते हैं पहले किसकी बात करें, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। ठीक है, ये एक्स बी पे किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स बी मोल अंश पर, विलय के मोलों की संख्या पर, मोल अंश पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये मान देगा इस पे आई पे, आई का भी इंक्लूड होगा, इस बार मोल की संख्या नहीं आई पे भी डिपेंड करेगा, आई पे भी डिपेंड करेगा इस बार। ठीक है ना, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, एक्स बी इंटू आई। कैसे, देखो मतलब जो भी है ये सच्चाई, मतलब प्रेक्षित मान ही है सब कुछ, आपको ये है कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें प्रेक्षित मान है मतलब जो प्रयोग के द्वारा वही है सही आंसर, इससे मतलब नहीं है, फॉर्मूले से मतलब नहीं है, आई से मतलब नहीं है, आपको जो प्रयोगशाला में प्राप्त होगा वही मान आपको सही मान है आपका। सैद्धांतिक मान दिया हुआ है, ठीक है, सैद्धांतिक मान आपको दिया होगा, आई की वैल्यू दी होगी, सैद्धांतिक मान ये रहा, ठीक है, इसमें डालोगे सैद्धांतिक मान ये रहा, आई की वैल्यू दी होगी, सैद्धांतिक मान प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला ये प्रयोग के द्वारा, ठीक है, आई की वैल्यू आपको दी होगी, तो आपको सैद्धांतिक मान इसको इधर ले जाओ, प्रेक्षित मान निकाल सकते हो ना, कंफर्म निकाल लोगे। सैद्धांतिक मान आपको दिया होगा 2 मोल्स, फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया। अब उसके बाद आई की वैल्यू आपने देख ली कि वियोजन के बाद 2 मोल्स ज्यादा हो गए, बढ़ गई, तो आई की वैल्यू आप इसके इंटू कर दोगे, ठीक है ना, या घट गई तो आई की वैल्यू इसको गुणा कर दोगे। इज दैट क्लियर, जो भी ऑल ओवर फॉर्मूले ये है दोनों बस, ठीक है। जैसे मैंने बात कर दिया किसके लिए था, डेल टी बी इक्वल टू केफ, केफ इंटू स्मॉल एम इंटू आई, केफ की वैल्यू दी होगी, एम की वैल्यू, ठीक है, सैद्धांतिक मान दिया होगा कि 2 मोल से 3 मोल है, ठीक है, सैद्धांतिक मान दिया होगा, सैद्धांतिक मान जानते हो क्या होता है, ये 2 मोल से मैंने बात करी थी NaCl है और Na प्लस और Cl माइनस, ये तो हो गई आई की वैल्यू, इसमें कौन सी होगी 2 मोल अपॉन 1, 2 तो आई की वैल्यू हो गई, NaCl 1 मोल है, ये आपका कौन सा हो गया, सैद्धांतिक मान हो गया, ये सैद्धांतिक मान, अरे यार ये सैद्धांतिक मान, ठीक है ना, ये आई की वैल्यू आ गई, गुणा कर दो इससे और प्रेक्षित मान आपको निकल जाएगा, ठीक है, प्रेक्षित मान निकल जाएगा। तीसरा डेल टी एफ इक्वल टू के, सॉरी यहाँ पर टी बी आएगा, ये एफ इंटू स्मॉल एम इंटू आई, ठीक है ना। चौथा हमारा परसेंट ऑफ पी बराबर स्मॉल एम आर टी, एम का मान दिया होगा, विलय के मोलों की संख्या पूछेगा आपसे, बता दोगे 1 मोल है, ठीक है, ये तो गलती आती थी ना अपनी। अब साथ में आई की वैल्यू भी दे दोगे आप कि 2 मोल है, वो भी उसके साथ में रख दो इंटू आई, तो आपके ऑल ओवर सारे फॉर्मूले मॉडिफाइड हो गए आई की वैल्यू से, ठीक है, आई की वैल्यू वांटा गुणांक से आपके पूरा मॉडिफाइड हो गई सारे फॉर्मूले। अब कभी भी पार्सन आप पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगाना है, कभी आपसे दिमाग ऑर्नामेंट पूछ लिया वांटा गुणांक के आधार पर, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, ये कहाँ से आया मैंने बता दिया सब आपको, ठीक है ना, मतलब प्रेक्षित मान ही सब इंपॉर्टेंट है अपना, सैद्धांतिक मान दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आई का वैल्यू 2 है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उन सबको इंक्लूड करके आपको प्रेक्षित मान निकालना, प्रयोगशाला के द्वारा प्राप्त मान होता है ना,
वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम ये केमिस्ट्री में होता भी बच्चों कि हमें जो दिया होता है मान उससे कोई डिपेंड नहीं करता, जो रिएक्शन में दिया होता है हमें डिपेंड करते हैं प्रयोगशाला में क्या होगा। प्रयोगशाला से ही सारी कहानी होती है डेवलप, प्रयोगशाला से ही सारी कहानी डेवलप होती है, ये बात ध्यान रखना बस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ समझिए गए सिंथेटिक मान आपको दिया होता है 1 मोल, फॉर्मूले में डालना होता है ना, मिले के मोलों की संख्या, मिले के मोलों की संख्या 1 मोल, आई की वैल्यू आपको दे रखी है, दे देंगे 2, निकाल सकते हो तो आई की वैल्यू, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हो। मैं चाहता तो आपको है ना बच्चों, हाँ समझो, मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूला लिखा देता बस। फर्स्ट कौन सा, अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1, ये लिखा देता। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, ये लिखा देता बस। काम चलो, काम चलाओ सरकार है। ठीक है, ये लिखा देता बस, तो कहते हैं रट लो इसको। पर मैंने इस पर डिपेंड नहीं करा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे करना। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कभी एसिडिक अम्ल का दे दे, NaCl को NaCl का दे दे, किसी का भी दे दे, ठीक है, आपको निकालना चाहिए। कभी इसका भी दे देंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी अपने K4 FeCN6, इसका भी करेंगे। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें वियोजित होगा तो 4 + 1 FeCN6 का कभी भी टोटल नहीं होगा, एक ही देगा वो, वियोजन बाद में पढ़ाएंगे वो आपको, ठीक है ना। तो कितना प्राप्त होगा, 4 + 1 मतलब आई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 5। ये लो सब है आपके पास है, करवाएंगे और मैं क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया, इसको नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, कंपाउंड दे रखा उसका 0.1 m, ठीक है, मोलरता, विलियन 27 डिग्री टेम्परेचर ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का परसेंट ताप ज्ञात कीजिए। ठीक है, परसेंट ताप ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब बात समझो, K4 दिया आपको, K4 FeCN6, इसका वियोजन देखते हैं कितना होगा, वियोजन कितना हुआ 46%। ठीक है, तो वियोजन में क्या हुआ 4K प्लस ऑफ FeCN6 माइनस। ठीक है, अब बच्चों बात करो प्रारंभ में, प्रारंभ की बात करते हैं। प्रारंभ में इसके कितने मोल्स हैं, 1। प्रारंभ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वियोजन की शुरुआत होती है उस टाइम प्रारंभ में, ठीक है ना। तो इनका मान आता है हमारे पास 0, इसका भी मान 0, प्रारंभ में तो इनका मान 0 0 कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, जब साम्य अवस्था, ठीक है ना, मतलब प्रोसेस अपना कार्य कर चुका, प्रोसेस कार्य कर चुका, मतलब एक साम्य स्थिति आ गई, उसमें कार्य हो चुका है, ठीक है ना। अब आप समझो, तो कुछ मात्रा तो इसकी भी बचेगी। मैंने बात कही थी 1 मोल में से अल्फा मोल का वियोजन होता है, तो फिर सॉल्यूशन में ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब वही बात करते हैं ये, तो ये कितना बचा अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये 4 बचा, समझे ना। 1 मोल में से ये कितना प्राप्त होगा, 1 मोल, जब अल्फा मोल का वियोजन होगा तो ये कितना प्राप्त होगा, अल्फा, 4 है तो 4 अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी लिख लेंगे बच्चों इसमें, आई की वैल्यू क्या होती है, वियोजन या समुदन से पूर्व मतलब पश्चात मोलों की संख्या। ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा, और वियोजन से मतलब पूर्व पहले कितना था, 1 मोल। ठीक है, तो ये आंसर है अपना।
1+4 अल्फा, ये आया। अब आज समझो अल्फा की वैल्यू, अल्फा व्हाट इज दिस अल्फा, व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। वियोजन की मात्रा आपको दे रहा है 46% आइनेट, अब 46 तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 46 मतलब परसेंट है तो इसको लिखोगे 0.4, ठीक है ना। तो 1+4 इंटू 0.4 46, तो इसका आंसर आएगा 4 6 24 8 2.84 के लमसम 2.84 आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू अपने को कितने प्राप्त हुई, 2.84, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास, एक काम करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ जगह में, ठीक है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई बच्चों, 1+4 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है 1, तो ये कितना प्राप्त हुआ 1+4 अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है रखी हमने, 1+4 इंटू 0.46, हमारे पास आया 284। कैसे लगा, अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 46% हुआ, 100 दे दिया, ऊपर ले जाओगे तो ये तो बचेगा ना, 46% है, ऐसे थोड़ी लिख दो 46%, कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। मोल फिर तो मोल अंश में लोगे इसको, ठीक है। ये आया। अब परसेंट दाब का फॉर्मूला, परसेंट दाब में पूछ रहे ना आपसे, पाई बराबर कैपिटल एम आर टी इंटू आई, ये है वाल्टा गुणांक के साथ मॉडिफाइड जो किया था, ठीक है। पाई, अब आज समझो एम की वैल्यू कितनी है, एम मतलब मोलरता, मोलरता कितनी रहेगी 0.1, ठीक है। तो 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.082, ठीक है। टी की वैल्यू, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने बात की थी टेम्परेचर किस में लेना है आपको, केल्विन में। केल्विन के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 से जोड़ दो, मतलब 27 को 273 में प्लस कर दो, तो कितना बचेगा 27 प्लस 273 इक्वल टू 300, ठीक है ना। तो ये आया 300 इंटू 2.84, फिर इसको आंसर सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.98 एटीएम, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, देखो आंसर है 284 है, 2.84 है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू ऐसे निकाल देते ना अपने, 4+1 5, आई की वैल्यू 5 आती है, 5 से कम आ गई ना, सही आनी भी चाहिए। 46% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर मैं 100% की बात करी थी, अपने जहाँ पे बात करी थी ना वो 100% डिसोसिएशन की बात करी थी, यहाँ पे कितना 46%, तो आई की वैल्यू कम ही होगी ना, 2.84 होगी। 1 होती तो फिर यहाँ रखते हैं 1 रखते हैं अल्फा की जगह, 4 1 4 1 4 प्लस 1 5, 5 ही आती ना, यहाँ पे 5 ही आती थी, 4 1 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया मान, ठीक है 6.98 एटीएम, सब मान रख दिया हमने उसमें से, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं आप अपने, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया नया, ठीक है। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए केएफ का मान 4.9 के केल्विन केजी अपॉन मोल है, हो तो विलियन में द्विलक बनने पर अम्ल के समुदन की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। चलो स्टार्ट, पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है अपने, फॉर्मूला क्या है बच्चों अपना, पहले समुदन की मात्रा ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। और क्या, ठीक है, आई ज्ञात करना है अपना, अल्फा ज्ञात करना है, अल्फा के लिए आई भी ज्ञात करना है,
आई का मान भी दे नहीं रहता अपने को। आई याद करते हैं ना अपने, कुछ भी योगी को तोड़ना मरोड़ना कुछ भी वो नहीं दे रहता। ठीक है, तो पहले पार्सन का काय का है, हिमांक का है। तो डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम बी। ठीक है, ये हुआ एम ए। ठीक है, यहाँ पे आई लिख देता हूँ इंटू आई। ठीक है, या इंटू आई। ठीक है, आई याद करना आपको। ये लिख दो इसको भी। ठीक है, देखो बच्चों आपको दिया क्या है, दिया क्या है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल। 2 ग्राम मतलब विलेय दिया हुआ आपको 2 ग्राम। 25 ग्राम बेंजीन में बोला है, 25 ग्राम बेंजीन, सॉरी। ठीक है, अब सही है। विलेय लाइक, सो देखो हिमांक 2 ग्राम बेंजीन हमने दिया है, बेंजीन में बोलने पर हिमांक आपका इतना। ठीक है, 25 ग्राम बेंजीन में बोला है, तो डब्ल्यू ए का मान आपके पास कितना बचा, डब्ल्यू ए का मान आ गया 25 ग्राम। ठीक है, एम बी कितना दिया हुआ है, एम बी बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है, बेंजोइक अम्ल ना C6H5COOH। तो 12 इंटू 6 प्लस 5, 5 एकम 5 एक होता है हाइड्रोजन का, 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना आया, 6 दूनी 12, 12 72 72 32 122 ग्राम अपॉन मोल। ठीक है बच्चों, ये आपके आ गया मोलर मास, अणुभार आ गया। ठीक है, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 4.9 केल्विन। हिमांक में अवनमन दे रखा आपको डेल टी एफ 1.62 केल्विन दे रखा है। ठीक है, केल्विन दे रखा है, सब दे रखा है आपको। इसको केल्विन सब दे रखा है, हो गया आपके, क्या बाकी रह गया। ठीक है, मान प्रोडक्ट इसमें केएफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.9 इंटू डब्ल्यू बी 2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम बी के मान कितना है बच्चों, एम बी इंटू डब्ल्यू है 25, इसको भी इंटू, ये दे रखा आपको 1.62। जब इसको हल करोगे बच्चों तो आपका आंसर आता है इसमें 0.504। ठीक है, 0.504। आई की वैल्यू कितनी आती है, 0.504। इज दैट क्लियर, सॉल्व कर लेना, मुझे आता लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों उसने पूछा आपसे अम्ल के संगठन की मात्रा ज्ञात करना, मतलब एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब संगठन की मात्रा, अल्फा का मान ज्ञात करना आपको। अल्फा का मान, अल्फा का संगठन में क्या होता है, फॉर्मूला पता है, I-1 1/n-1 ये था। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, यहाँ बात करिए उसने, जो बेंजोइक अम्ल होता है ना वो सॉल्यूशन में जाने के बाद चिपक जाता है, मतलब द्विलक का निर्माण कर लेता है। डाला आपने एक मोल मतलब 2 मोल डाले, चिपक कर द्विलक का निर्माण कर लिया, पॉलीमरेशन कर लिया द्विलक का, जुड़ गए आपस में। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, द्विलक बना लिया उसने तो 2, एन की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, जो द्विलक बनाते हैं बच्चों त्रिलक भी होता है, त्रिलक मतलब एन की वैल्यू 3।
ठीक है, त्रिलक भी होता है, फिर पोली होता है, फिर बहुलक होता है, बहुत सारे जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है ना, द्विलक बिलियन में द्विलक बना ले तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, दो आपस में जुड़ जाते हैं, द्विलक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आती है, 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, मान पटक दो इसमें, अल्फा बराबर आई की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.40 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखोगे ना। ठीक है, हल करो, ये पहुंचे 0.504, सॉरी ये होएगा 0.496 अपॉन 0.50 500। ठीक है, यहाँ आया आपके पास अल्फा का मान 0.995, परसेंट में लोगे तो इसको आएगा 99.5%। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका 99.5%, इसका अल्फा का मान प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इतना परसेंट विभाजन हो गया उसमें, 100% होने में टाइम लग गया, 100% हो जाता, 0.5 का फर्क पड़ गया बस। ठीक है बच्चों, मतलब फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, आपको ज्ञात करना, सब कैलकुलेट करना। ठीक है, फॉर्मूला ये ना, वियोजन इकाई का संगुणन के लिए जुड़ जाता है, इसमें संगुणन के लिए, वियोजन के लिए होगा तो n-1, सिंपल। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, बाकी कल कल आपको फिनिश हो जाएगा ये मान लो कल लास्ट लेक्चर होगा, फिनिश हो जाएगा। इस बार 3 टॉपिक बाकी रह गए, छोटे छोटे की, ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, असामान्य अनुवाद है, ठीक है, असामान्य अनुवाद है, विलेयता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हेनरी नेतांग, हेनरी लो। ठीक है, बस 3 टॉपिक है, फिनिश ये चैप्टर आपका लेसन। ठीक है, जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ाई करना उसमें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, बाय, नोट करो इसको।